हाँ तो बच्चों हमने क्या देखा अभी, लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या हो गया। अब देखिए हम लोग सोप बबल्स, सोप बबल्स के अंदर क्या एक्सेस प्रेशर क्या होगा। देखो बच्चों सोप का जो बबल्स बनेगा ना उसमें क्या होता है, टू लेयर थिन लेयर होता है। क्या होता है, 2 लेयर होता है, याद रखना ठीक है ना, बस 2 थिन लेयर होगा। अब इसका मतलब बस ये है कि सरफेस टेंशन जो भी आएगा डबल हो जाएगा, इतना ही कहानी और कुछ नहीं है। तो ये आपका बबल्स है, वही वाली कहानी, 2 सरफेस लेयर, इसका सेंटर क्या सी बहुत थिन है और रेडियस क्या आपका आर है। बाहर का प्रेशर मैंने मान लिया P1, अंदर का मान लिया क्या P2। ऑब्वियस सी बात है P2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, अंदर वाला ज्यादा होगा। क्यों भाई, कंप्रेस करना चाहता है इसलिए क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो जो एक्सेस प्रेशर होगा यहाँ पे, जो एक्सेस प्रेशर होगा बच्चों डेल्टा P, वो क्या होगा आपका P2 माइनस क्या हो गया P1 हो गया। अब हमें निकालना है एक्सेस प्रेशर क्या होगा। एज सिंपल इज वही कहानी, ये पूरा क्या इक्विलिब्रियम में। अगर आप इसे कट कर रहे हो, अगर आप यही है, अगर आप यहां से कट करो तो एक पार्ट ये बनेगा, दो लेयर है ना, प्लस एक पार्ट इधर बनेगा। चलो तो पहले पार्ट को, ये पहला 1 हो गया, दूसरा हो गया। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में ओवरऑल है तो ये पार्ट 1 जो भी है वो भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब उस पर नेट फोर्स आपका क्या होगा, 0 होगा। चलो देखते हैं क्या क्या फोर्स लग रहा है, इसी पे स्टडी कर रहा हूं, एक उधर वाला भी होगा तो इसी पे पहले एक को स्टडी कर लेता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी लाने के लिए मैं एक सरफेस नहीं बना रहा हूं, एक ही सरफेस बना रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर एक तो फोर्स बच्चों मेरा लगेगा कौन सा, सरफेस टेंशन की वजह से। तो फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन T इंटू में क्या लेंथ होता है, और लेंथ यहां पे क्या होगा 2 पाई r, पर यहां पे क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, 2 सरफेस लेयर है, कितना है 2 सरफेस लेयर है, तो इंटू में 2। यहां पे एक ही बनाया हो ताकि आपका पिक्चर क्या रहे, क्लियर है। चलो भाई बना लो अगर 2 बनाना हो तो, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया T इंटू 2 पाई r इंटू 2, ये फोर्स हो गया किसके वजह से आया, ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ये हो गया। और एक फोर्स क्या होगा, मिटा दे रहे हैं, कंफ्यूजन होगा ज्यादा तुम लोग को। ठीक है बच्चों, और एक फोर्स आपका क्या लगेगा कि आपका एक इधर फोर्स लग रहा है, तो सिंपल सी बात है प्रेशर वाला फोर्स आएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या करना है हमें 0 करना है। और वो क्या होगा डेल्टा P इंटू में क्या पाई इंटू में r का स्क्वायर, ये आपका हो गया। एक फोर्स आपका इधर प्लस x डायरेक्शन में और एक क्या माइनस x में है। नेट फोर्स मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर हम आप इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा, इक्वेट करो यहां से, तो डेल्टा P इंटू में क्या मिलेगा पाई r स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया 2 इंटू 2 4 पाई r, 4 पाई r इंटू में क्या हो गया t हो गया। तो देखो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर क्या हो गया कट गया। तो डेल्टा P की वैल्यू क्या हो गया 4t अपॉन में क्या हो गया r हो गया। डेल्टा P के लिए ये एक्सेस प्रेशर क्या हो गया 4t अपॉन में r हो गया। तो लिक्विड ड्रॉपलेट में क्या था 2t अपॉन r था, और यहाँ पे डेल्टा P क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, 2t अपॉन r में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 4t अपॉन r। और क्यों 2 का मल्टीप्लिकेशन आया है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर होता है। सोप बबल्स में क्या होगा 2 लेयर बनेगा, एक लेयर नहीं बनेगा। तो डेल्टा P की वैल्यू क्या होगा 4t अपॉन में r हो गया। तो अगर मैं P2 की वैल्यू निकालना चाहूँ, डेल्टा P की वैल्यू क्या हो गया P2 माइनस P1, तो P2 की वैल्यू क्या हो गया डेल्टा P प्लस में क्या हो जाएगा P1। तो P2 की जो वैल्यू आएगी P1 प्लस में क्या डेल्टा P, और डेल्टा P की वैल्यू क्या है 40 अपॉन में R। एक्सेस प्रेशर भी निकाल लिया और अंदर का प्रेशर क्या होगा वो भी निकाल लिया, तो सोप बबल्स का भी हो गया। तो डेल्टा P एक 2t अपॉन R आया और एक आया क्या बच्चा 40 अपॉन में R आया।
2T/R क्या था, लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए था, और 40/R किसके लिए था आपका, 40/R किसके लिए था, 100 बबल्स के लिए था। एक और बच्चों निकालते हैं, एयर बबल्स इनसाइड लिक्विड, एयर बबल्स इनसाइड लिक्विड। ठीक है बच्चों, एयर बबल्स इनसाइड लिक्विड। देखो कि अगर ये क्या टैंक है, इसमें क्या है, लिक्विड भरा है, इसमें क्या है, लिक्विड भरा है। ठीक है बच्चों, ये टैंक है, इसमें क्या है, लिक्विड भरा है। तो अगर कभी कभी बबल्स बनता है, कभी कभी इसके अंदर भी क्या होता है, बबल्स बनता है। तो अब मान लो कि इसके अंदर क्या होगा, बबल्स बन गया। तो बबल्स अगर बनने का मतलब क्या है, इसके अंदर एयर है और बाहर क्या है, यहाँ पे लिक्विड है। ये आपके क्या है, बबल्स है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, बबल्स किसके अंदर बना है, टैंक के अंदर बना है, मतलब इनसाइड द लिक्विड है। चलो देखते हैं इस केस में आपका एक्सेस प्रेशर क्या होगा। हाँ, तो अंदर में क्या आपका एयर है और बाहर में क्या लिक्विड का प्रेशर। तो बाहर वाले प्रेशर का मैंने मान लिया क्या P1 है, और अंदर वाले के मैंने क्या मान लिया P2 मान लिया। सिंपल सी बात है, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा कि ये जो सरफेस चाहेगा क्या होना चाहेगा, मिनिमाइज होना चाहेगा। तो अंदर वाला प्रेशर क्या ऑब्वियस सी बात होगा, ज्यादा होगा, P2 इज ग्रेटर देन P1। और वही वाली कहानी हो जाएगी कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है और आप इसे ब्रेक कर रहे हो, अगर आप इसे ब्रेक कर रहे हो, वही डेरिवेशन लगाओगे तो क्या होता है, 2T/R आता है ना। तो इस केस में भी जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा P, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2T/R में क्या बनेगा, R बनेगा। और P2 यहां से क्या मिलेगा हमें, P1 प्लस क्या मिलेगा, 2T/R में R मिलेगा। तो हमने देखा क्या क्या बच्चों, सोप बबल्स को हमने देखा पहले क्या, लिक्विड ड्रॉपलेट्स की वजह से, सोप बबल्स की वजह से। और हमने अभी देखा क्या कि अगर आपका एयर बबल्स हो तब भी क्या होगा, आपका 2T/R में R ही होगा। ठीक है बच्चों, अब ये कहानी यहां तक हो गई। अब कुछ और हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग कहेंगे बच्चों, शेप ऑफ लिक्विड मिनिस्कस, शेप ऑफ लिक्विड मिनिस्कस। देखो बच्चों, अब इसको समझो अच्छे से। ये आपका ग्लास टैंक है और इसमें मैंने क्या कर दिया, वाटर भर दिया। ये ग्लास वाटर हो गया। हमने क्या किया, वाटर डाल दिया। तो हम लोग अभी तक क्या बना के आते हैं, ऐसे हम लोग बनाते हैं ना फ्री सरफेस। क्या बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्या करते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं। देखो बच्चों, ऐसे है ना, एक ये केस लेते हैं और एक केस यहां पे एक और लेते हैं। ग्लास और मरकरी, मतलब ग्लास लिया और उसके अंदर वाटर भर दिया, और एक ग्लास लिया उसके अंदर क्या मैंने डाल दिया, मरकरी डाल दिया। तो हम लोग क्या अब तक जो भी कुछ करते हैं फ्री सरफेस को ऐसे बनाते हैं, लेकिन बच्चों जो रियल में होता है ये ऐसा नहीं होता है। ग्लास वाटर केस में जो आपका फ्री सरफेस है, मतलब जो आपका कांटेक्ट में है, जो सरफेस क्या है, ये ग्लास है और ये क्या लिक्विड है। जो कांटेक्ट वाला सरफेस है वो क्या थोड़ा सा राइज हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा कांटेक्ट पॉइंट पे। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां वाले पॉइंट पे मरकरी के केस में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, घट जाएगा। आपका ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये आपका डिप्रेस हो जाएगा यहां पे। यानी कि तुम देख क्या रहे हो कि जहां पे कांटेक्ट वाला पॉइंट है, मतलब जहां पे वाटर, जहां मरकरी और ग्लास वाला ही कांटेक्ट पॉइंट है, यहां पे क्या हो गया, आपका लेवल डिप्रेस हो गया है। और यहां पे क्या हो गया, राइज हो गया है। यहां पे क्या हो गया है, लेवल जो है
राइज हो गया है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, किसका किसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रैकेट में डाल लो ग्लास एंड वाटर, लेवल क्या हो गया, राइज हो गया। और यहां पे क्या हुआ लेवल बच्चों, लेवल यहां पे क्या हो गया है, डिप्रेस हो गया है, कहां पे, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसके किसके बीच है, ग्लास और मरकरी, ग्लास और मरकरी के बीच में है। यहां पे क्या हुआ है, डिप्रेस हुआ है, मतलब क्या हुआ, लेवल घटा है, और यहां पे लेवल क्या हुआ, बढ़ा है। ये एक्सपेरिमेंटल है, देख सकते हो। अब सवाल ये आता है, रियल लाइफ में भी है, डेली लाइफ में। अब सवाल ये आता है कि भाई आखिर हुआ तो क्यों हुआ, आखिर वाटर केस में अगर ऐसा राइज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, मरकरी केस में क्या हो रहा है, आपका डिप्रेस हो रहा है, मतलब फॉल हो रहा है लेवल, क्यों हुआ है आखिर ऐसा। इसका सिंपल सा एक ही रीजन है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। अगर आप मॉलिक्यूल्स को यहां पे कंसीडर करो टच वाले पॉइंट पे, तो वो फोर्स वहां पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स वहां पे ग्लास लगाएगा इस साइड, और एक फोर्स आपका कौन लगाएगा, यहां पे एक फोर्स लगाया आपका ग्लास, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को, यहां मॉलिक्यूल्स कंसीडर करो, और ये ग्लास है, तो ग्लास अपने साइड खींच रहा है, और मान लो कि ये आपकी एडहेसिव फोर्स है ना, ग्लास लिक्विड और ग्लास के बीच जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स हो गया, एफएस रिप्रेजेंट कर दिया। और एक फोर्स आपका वाटर मॉलिक्यूल्स लगाएगा, जो रिजल्टेंट इस साइड होगा उसका, वाटर के, ये क्या होगा, एक इस वाटर को वाटर का मॉलिक्यूल खींचेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर को वाटर मॉलिक्यूल मतलब क्या, कोहेसिव फोर्स, और वाटर के मॉलिक्यूल्स को ग्लास का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, तो क्या हो गया, एडहेसिव फोर्स हो गया। सिमिलर है जगह यहां पे भी हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ऑब्जर्व करें, तो यहां पे भी ग्लास वाला खींचेगा एफसी, और यहां पे लिक्विड मतलब मरकरी का मॉलिक्यूल्स को, इस मरकरी के मॉलिक्यूल्स के अंदर के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, और वहां पे आपका लगेगा एफसी कोहेसिव फोर्स, यहां पे क्या होगा, एफए होगा, एडहेसिव फोर्स। अब देखो यहां तक चीजें सेम है, ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मॉलिक्यूल्स का अगर तुम देखो तो वो मॉलिक्यूल्स दो फोर्स के अंदर है, मतलब लगा हुआ है, एक कोहेसिव फोर्स लगा है और एक एडहेसिव फोर्स लगा है, एक कोहेसिव फोर्स लगा है और एक एडहेसिव फोर्स लगा है। आखिर इतनी सारी चीजें सेम है, तो फिर फर्क क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? फर्क ये है कि ग्लास और वाटर के केस में बच्चों जो एडहेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है, कोहेसिव फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है, और ग्लास और मरकरी केस में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है, एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है। समझ में आया? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों केस में अलग है। अगर एफ ए क्या है, ज्यादा एफसी से, इसलिए मेरा ये जो लेंथ है क्या है, एफसी से ज्यादा है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा, एफसी ज्यादा है, तो एफसी की लेंथ क्या है, ज्यादा है। अब रिजल्टेंट थोड़ा निकालो, तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड लगाओ, रिजल्टेंट क्या होगा देखो, इसके पैरेलल यहां से खींच दो लाइन, इस फोर्स के पैरेलल, और इस फोर्स को इसके पैरेलल यहां से खींच दो, यही तो होता है पैरेललोग्राम। तो ये जो डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। ये आपका एफ रिजल्टेंट है, ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों कि हमेशा जो लिक्विड का सरफेस होता है, हमेशा लिक्विड का जो सरफेस होता है, रिजल्टेंट फोर्स को क्या होना चाहिए, उसका सरफेस परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे इस लिक्विड का सरफेस है इस पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या लेगा, ऐसे बनाएगा, टेंजेंट देखो ड्रॉ करके 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ऐसे बनाएगा क्या, अगर ऐसे बनाएगा सेम लेवल तो एंगल पर 90 डिग्री नहीं बनेगा, ऑब्टयूस एंगल बन जाएगा। अगर सरफेस का लेवल ऐसे बने यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे एंगल देखो ऑब्टयूस बन गया, लेकिन हमें 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पे कर्व हो जाता है, बात समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका उस 90 डिग्री इस रिजल्टेंट फोर्स को परपेंडिकुलर, क्योंकि रिजल्ट कोई भी लिक्विड का जो सरफेस है वो फोर्स के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उस बात को पुष्टि करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे फोर्स क्या, यहाँ पे क्या होगा, सरफेस कर्व हो गया। अगर यहाँ पे सोचो यहाँ पे ऐसे होगा तो एंगल देखो क्या बन गया ना, देखो
वहां पे एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। और यहां पे देखो एंगल क्या है आपका, यहां पे क्या रिजल्टेंट फोर्स, ये आपका क्या है रिजल्टेंट फोर्स है। और ये क्या है जो सरफेस कॉनकेव है, यहाँ पे सरफेस जो क्या है कॉनकेव है, राइज है, यहाँ पे सरफेस क्या है राइज है, जो राइज वाला सरफेस है वो इसलिए राइज हो गया बेसिकली। यहाँ पे आज बच्चों निकालो, तो यहाँ पे अगर निकालोगे तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो FC को यहाँ से, और एक FA के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, ज़्यादा हो गया तो FA के पैरेलल उतना ही ये हो गया और FC ये हो गया, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट आपका बेसिकली कहाँ मिल रहा है, रिजल्टेंट आपका कहीं देखो FA इतना यहाँ पे पैरेलल इसके ड्रॉ कर दो, पैरेलल उतना ही मैग्नीट्यूड उतनी लेंथ का, और यहाँ पे यहाँ से इसके पैरेलल पैरेललोग्राम लगा रहे हैं भाई। तो रिजल्टेंट क्या होता है, डायगोनल होगा। ये आपका क्या होगा रिजल्टेंट हो गया, क्या हो गया आपका रिजल्टेंट। ये जो फोर्स है आपका ये वाला वो क्या है F रिजल्टेंट है। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर ये रिजल्टेंट फोर्स है और यहाँ पे सरफेस ऐसे होगा, देखो ड्रॉ करो सरफेस से, तो सरफेस वाला टेंजेंट और रिजल्टेंट वाला टेंजेंट क्या है 90 डिग्री पे है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। फ्री सरफेस क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स को क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेवल क्या होगा डिप्रेस होगा, यहाँ पे लेवल क्या हो जाएगा घट जाएगा। यहाँ पे लेवल जो है थोड़ा सा क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे घट जाता है। क्लियर है। रिजल्टेंट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इसका कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा सरफेस से क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर, और रिजल्टेंट फोर्स दो ही की वजह से आ रहा है F और FC के बीच में, और कहाँ पे FA ज़्यादा है कहाँ पे FC कम है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो शेप आप, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मिनिस्कस बोलते हैं। ये जो शेप है ना इसको मिनिस्कस बोलते हैं। तो यहाँ पे शेप जो है मिनिस्कस, यहाँ पे जो सरफेस ये शेप जो है फ्री सरफेस का जो है वो कैसा हो गया है, उसी को जो फ्री सरफेस का जो शेप है उसी को बोलते हैं मिनिस्कस। तो यहाँ पे क्या है कॉनकेव बच्चों, यहाँ पे क्या है कॉनकेव बोल सकते हैं ना, कॉनकेव टाइप का फ्री सरफेस है, या उसी को बोल दो क्या कॉनकेव मिनिस्कस, मतलब शेप समझ लो। मिनिस्कस मतलब क्या लिक्विड का शेप। तो कॉनकेव हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिनिस्कस। यहाँ पे जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पे टच पे है, वहां पे क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स, और यहाँ पे क्या होगा कॉनकेव होगा। तो ये बच्चों बात हो गई शेप ऑफ लिक्विड मिनिस्कस की। अब बात आती है बच्चों कांटेक्ट एंगल। अब बात आएगी कि आखिर कांटेक्ट एंगल आपका क्या होता है। अब बात आती है कांटेक्ट एंगल क्या होता है। ठीक है, अभी हमने जो देखा था वही ड्रॉ करेंगे। ग्लास और वाटर वाला केस, और एक क्या था हमारा ग्लास मरकरी वाला केस। ग्लास वाटर वाला केस हो गया, और एक हम लोग देखेंगे ग्लास मरकरी का केस। तो ग्लास वाले मरकरी में क्या होता है लेवल क्या होता है डिप्रेस हो जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। यहां तक हमने सीख लिया था, रीजन क्या था वो भी सीख लिया था। अब बात आती है बच्चों कि कांटेक्ट एंगल तुम्हारा होता क्या है। ठीक है, देखो बच्चों कांटेक्ट एंगल होता क्या है, सिंपल सी बात है। कांटेक्ट एंगल होता क्या है,
जब तक दो लाइन चाहिए आपको, दो लाइन के बीच का एंगल होता है। अगर लाइन कोई कर्व चीज है तो वहां पर टेंजेंट लेते हैं। तो बोल सकते हैं यहां पे लाइन में दिख रहा है तो बोलेंगे हम लोग क्या, इट इज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, इट इज एंगल बिटवीन, डेफिनेशन पहले बाद में बनाएंगे, पहले यहां पे देख लो। तो देखो एंगल आपका कांटेक्ट एंगल होता है क्या है, तो अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहां पे टच करो, यहां देखो ये जो पॉइंट ऑफ यहां का जो मॉलिक्यूल है, मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, वो पॉइंट क्या कांटेक्ट में, किसके किस कांटेक्ट में आपका, ये आपका ग्लास है उसके कांटेक्ट में है, और जो वाटर के और भी मॉलिक्यूल्स है उसके कांटेक्ट में। तो यहां पे बच्चों हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। एक क्या होगा, ये लिक्विड की फ्री सरफेस है, ये क्या है, हमेशा कर्व पे जो टेंजेंट होता है वो देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये क्या है, लिक्विड का सरफेस है बच्चों, ये क्या है, लिक्विड का सरफेस है, ये क्या है, लिक्विड का सरफेस है। तो यहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ एट लिक्विड सरफेस, और इसी को बहुत बार बार बोला जाता है कि अवे फ्रॉम द सॉलिड होना चाहिए। ये सॉलिड वाला, सॉलिड क्या आपका ग्लास वाटर है, वही क्या आपका सॉलिड है, तो अवे फ्रॉम द सॉलिड है। हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, लिक्विड के सरफेस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लिक्विड के सरफेस से मैंने क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये आपका सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस क्या है, ग्लास, क्या है आपका ग्लास है, वहां पे ड्रॉ कर दिया। अब टेंजेंट क्या है भाई, यहां पे भी हो सकती है ना, तो इनके बीच का भी एंगल हो सकता है, लेकिन यहां पे कंडीशन है, कंडीशन देख लो तुम। सिंपली क्या करना है कि लिक्विड के साइड में दोनों लाइन जाएंगी, सिंपल, एज सिंपल है, एज सिंपल है, इसी को बोला जाता है। तो यहां पे तुम देख रहे हो क्या रहे हो कि दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने लिक्विड के सरफेस पे, जो कि क्या है, अवे फ्रॉम द सॉलिड है आपका, अवे फ्रॉम द सॉलिड है ना। मतलब आपका ऐसे भी हो सकता है भाई, अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी होगा। तो हम लोग कौन सा पार्ट ले रहे हैं, इधर वाला पार्ट ले रहे हैं, इसलिए अवे फ्रॉम द सॉलिड बोल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका सॉलिड पे ड्रॉ करो तो ये भी तो लंबी टेंजेंट, उधर वाला भी पोर्शन जा रहा है ना, तो उस चीज को बताने के लिए कि ये पोर्शन नहीं है, तो इसलिए बोल जा रहा है कि जो टेंजेंट है सॉलिड पे, ये क्या है, सॉलिड पे, वो क्या है, टूवर्ड द लिक्विड है। हालांकि इसका कोई नीड नहीं है, समझो इस चीज को, ऐसे भी समझ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है उस तरह जानने की। देखिए तुम अंदर तुम ड्रॉ, और उधर थोड़ी ले जाओगे भाई। तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया एक फ्री लिक्विड के सरफेस पे, और एक मैंने क्या ड्रॉ किया, कहाँ पे ड्रॉ कर दिया, सॉलिड सरफेस पे, और इनके बीच का जो एंगल होता है वही थीटा क्या कहलाता है आपका, कांटेक्ट एंगल कहलाता है। यही जो थीटा आपका क्या है, वो कांटेक्ट एंगल है बच्चों, ठीक है। सिमिलर एज यहां पे आ जाओ, तो हमने क्या देखा कि इट इज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, इट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉ कहां पे, एट सरफेस ऑफ लिक्विड के सरफेस पे ड्रॉ हो रहा है, एंड और एक टेंजेंट कहां ड्रॉ हो रहा है, टेंजेंट ड्रॉ एट सॉलिड सरफेस। तो ये इस केस में बच्चों तुम लोग बताओ, यहां पे सॉलिड क्या है आपका, इस केस में ग्लास है, और लिक्विड क्या आपका, मरकरी है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों, तो ड्रॉ करो, तो लिक्विड कहां पे, टेंजेंट ड्रॉ एट सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड यहां पे क्या मरकरी है, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहां एक ही होगा, यही ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भाई, यहां पे कर्व है भाई, ये कर्व आपका ऐसे है, तो कर्व के टेंजेंशियल ही हो गया। और एक आपका क्या है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड पे क्या हो जाएगा, इधर होगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको। तो ये जो एंगल होगा आपका थीटा, ये क्या आपका कांटेक्ट एंगल है। अब सवाल ये आता है आखिर इन दोनों के एग्जांपल आपने लिया है तो फर्क क्या है ग्लास वाटर और ग्लास मरकरी में, तो तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि यहां पे जो एंगल आया है, यहां पे जो इस केस में एंगल आया है वो थीटा इज लेस देन क्या है 90 डिग्री, और यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है 90 से क्या है ज्यादा है, मतलब यहां पे जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल है, और यहां पे जो आपका एंगल क्या है ऑब्ट्यूस है। अब देखो किसी भी चीज का अगर आपको एंगल बस पता आ जाए एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, तो देखो तुम लोग क्या क्या बता सकते हो, बस कांटेक्ट एंगल से ये फायदा, देखो क्या क्या बता सकते हो अगर बस आपको पता है एक्यूट एंगल है,
ठीक है ना। किसी भी यहाँ पर एग्जाम्पल लेके दिखा दे एक्यूट है, अगर बस कोई बता दे कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो क्या क्या बता सकते हो आप? तो आप ये बता सकते हो पहली चीज तो आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे मिनिस्कस किस टाइप में होगा? कॉनकेव टाइप में। यहाँ पे क्या होगा? कॉनकेव मिनिस्कस होगा। अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, थीटा क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ पे मिनिस्कस क्या होगा आपका? कॉन्वेक्स मिनिस्कस होगा। यहां तक क्लियर है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहां पे लेवल क्या हो रहा है? राइज करेगा। यहां पे लेवल क्या है? डिप्रेस करेगा, घट जाएगा लेवल। ठीक है बच्चों। और एक बात है यहां पे एक बात है कि वेट द सरफेस, ये क्या करेगा? यहां पे इस केस में अगर किसी भी लिक्विड का हर एक लिक्विड, जैसे मरकरी का क्या है? 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल है, और यहां पे क्या है? एक्यूट एंगल 90 से कम है। तो अगर 90 से भी कम है तो वो क्या करेगा? वेट द सरफेस को क्या करेगा? भिगो देगा, वेट कर देगा। और यहां पे डजंट वेट, ये वेट नहीं करेगा, डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ ग्लास। यहां पे ग्लास लिया ना, अगर ग्लास पे तुम लोग बच्चों डालना वाटर, कहीं भी डाल रहे हो वाटर, तो क्या करेगा? वाटर सॉलिड सरफेस को क्या करेगा? गीला कर देगा। मरकरी आपका नहीं करेगा, वो आप देखना, वो वेट नहीं करेगा, वो गीला नहीं करेगा, डजंट वेट द सरफेस। तो बस हमें एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल पता रहे, कॉन्टैक्ट एंगल पता रहे कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा ज्यादा है, तो ये सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये बात होगी आपकी क्या? कॉन्टैक्ट एंगल की। एक दो टॉपिक और पढ़ना है, कैपिलरी राइज, ठीक है, और आपका है स्ट्रोक लॉ। ठीक है बच्चों। नोट कर लो। अभी पढ़ना है आपको, पता नहीं स्पेलिंग क्या होता है इसका। कैपिलरी राइज और फॉल, कैपिलरी। अभी बच्चों पढ़ना है आपको कैपिलरी राइज और फॉल। सबसे पहले तो ये जान लो कि कैपिलरी ट्यूब होता क्या है। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है बच्चों? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन टाइप का एक ट्यूब होता है जिसका जो डायमीटर होता है या रेडियस, वेरी लेस रेडियस या डायमीटर, ठीक है, जो ही बोल लो कोई दिक्कत नहीं। ये कैपिलरी ट्यूब होता है। ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब में यही फर्क है। आखिर कैपिलरी टर्म क्यों ऐड किया है? कैपिलरी मतलब इसका ऐसा ट्यूब होता है बहुत ही mm में, बहुत साइज कम होता है, बाल के बराबर समझ लो या उससे भी कम। वो क्या हम लोग बोलेंगे? उसे कैपिलरी ट्यूब बोले। तो अब कैपिलरी राइज और फॉल क्या है समझो इस चीज को। राइज मतलब क्या? लेवल बढ़ना, और फॉल मतलब क्या? लेवल घटेगा उसका। देखो बच्चों होता क्या है, ये आपका लिक्विड ऐसे, ठीक है, ये आपका क्या है? लिक्विड ऐसे, और ये आपका ग्लास है, और जो लिक्विड आपका क्या? वाटर है।
और यहां पे केस मैंने लिया यहां पे क्या आपका मरकरी है, लेवल घट रहा है, इसका फॉल रहेगा, उसका थोड़ा सा राइज रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों कि अगर यहां पे कैपिलरी ट्यूब आप क्या कर रहे हो, डाल लो इसके अंदर, जैसे डालोगे बच्चों तो यहां पे जो लिक्विड है ना यहां पे चढ़ जाता है, मान लो एच हाइट चढ़ गया, राइज कर गया, इसे राइज बोलते हैं। लेकिन बच्चों मरकरी के केस में क्या होता है, अगर आप कैपिलरी ट्यूब को डालोगे, अगर आप कैपिलरी ट्यूब को डालोगे तो वहां पे जो ये लेवल है ना और घट जाएगा, ये मतलब लेवल एच हाइट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वहां पे लेवल क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये वहां पे मतलब बेसिकली क्या है, वहां पे लिक्विड चढ़ रहा है, वहां पे लिक्विड क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। जिस केस में लिक्विड चढ़ेगा कैपिलरी राइज बोलेंगे, और जिस केस में घटेगा कैपिलरी वो फॉल बोलेंगे। तो मरकरी के केस में क्या है, घट रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है, उस केस में फॉल होगा, और इस केस में क्या होगा, राइज होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर एच हाइट जो चढ़ा है तो कितना होगा, वो कितना आपका होगा। चलो समझते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, कैपिलरी ट्यूब इसमें क्या कर दिया, डाल दिया, इनलार्ज हुई है बच्चों, समझना। तो अब ये क्या होता है, ये लिक्विड चढ़ गए यहां तक, ठीक है, एच हाइट तक क्या हो गया, एच हाइट तक आपका लिक्विड क्या होगा, राइज कर गया, एच हाइट तक आपका लिक्विड क्या हो गया, राइज कर गया। अब मेरे को निकालना है उसकी हाइट क्या हो गया, सिंपल सी बात है, यहां पे क्या होगा आपका, कॉनकेव होगा, क्या होगा आपका, कॉनकेव होगा। यहां वाला क्या होगा, सरफेस कॉनकेव होगा, ठीक है। और मान लो कि उसकी जो रेडियस है, ये भाई सिंपल सी बात है, ये कर्व है तो इसका कुछ रेडियस है, मान लो उसकी रेडियस क्या है, आर है। 3D व्यू में देखोगे तो ऐसे कुछ पीछे साइड में भी होगा, ठीक है, डॉट डॉट से ड्रॉ किया मैंने। मेरे को निकालना है कि क्या होगा उसका हाइट एच क्या होगा। चलो देखते हैं, अगर यहां पे इस वाले सरफेस पे क्या लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा, मैंने टी ले लिया, क्या लगेगा, सरफेस टेंशन टी हो गया। तो अगर इसका आप देखो कंपोनेंट, तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां पे क्या होता है, सरफेस पे, यहां पे सॉलिड पे ड्रॉ कर दिया, यहां पे क्या होगा, लिक्विड पे, ये एंगल क्या होता है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा, तो आमने सामने के एंगल क्या होता है, थीटा होता है, तो ये भी एंगल क्या होगा आपका, थीटा, मिटा दिया, ठीक है, ये वाला, तो वो थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। मतलब वो क्या है, एक्यूट एंगल ले रहा है, एक्यूट एंगल, जो एंगल इधर होगा उधर भी क्या होगा, थीटा होगा, आमने सामने का एंगल क्या होता है, सेम होता है। सरफेस टेंशन टी है, तो अगर आप कंपोनेंट ले लो, एक इसके अलोंग ट्यूब के और एक उसके परपेंडिकुलर, तो इधर क्या होगा बच्चों, टी कॉस थीटा, इधर क्या होगा, टी साइन थीटा, इधर क्या होगा, टी कॉस थीटा, इधर क्या होगा, टी साइन थीटा। ये क्या होगा, कट जाएगा, और तुम लोग तो वो लगेगा कि वहां पे टी कॉस थीटा ऐड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे आपका ऐसे होता है बच्चों, 3D व्यू देखो इसका, इसका देखो, इसको, ये जो सरफेस है ऐसा है, तो बस ऐसे थोड़ी होगा भाई, वो 3D व्यू है ना उसका। ग्लास में देखो, ग्लास में जो वाटर होगा ऐसे होगा क्या, टॉप लेयर पे नहीं, टॉप लेयर पे तो ऐसे होगा ना, सरकमफ्रेंस होगा ना, सर्कल के फॉर्म में, ऐसे, ठीक है। अब आपका क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है आपका, तो आप थोड़ा थोड़ा कंसीडर करो, तो इधर वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा कैंसिल हो गया, लेकिन इस साइड जो कैपिलरी के अलोंग है, टी कॉस, रिजल्टेंट क्या है आपका, टी कॉस थीटा का, सब ऐड होकर क्या बनेगा आपका, टी कॉस थीटा, ठीक है, वो क्या बनेगा, टी कॉस थीटा। ये बस मैंने ऐसे लिया है, हालांकि रिजल्टेंट आपका टी कॉस थीटा बनेगा, उसका रिजल्टेंट आपका टी कॉस थीटा, ऐसा 2t कॉस थीटा मत करना। मतलब आपका बस यहां दिखाया ना मैंने, लिक्विड तो
ये 3D देखो 2D व्यू है, समझ में आ रही बात। तो बेसिकली क्या है ना कि इस साइड आपका रिजल्ट टी आपका ऐसे था, हर एक पॉइंट पे आपका टी ऐसे होगा सबका। तो इस वाले एक्स में तो कंपोनेंट किसी का लोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन वाई में क्या हो जाएगा, वाई में जो आपका रिजल्टेंट बन जाएगा और वो बन जाएगा टी कॉस थीटा रिजल्टेंट। ठीक है, वाई में आपका क्या बन गया, टी कॉस थीटा। तो बच्चों अगर मैं फोर्स की बात करूं तो सरफेस टेंशन टी कॉस थीटा हो गया। इस आपका वर्टिकल में इसके पेरिफेरी पर समझो, इस पेरिफेरी को इसके, तो उसके साइड वर्टिकल में क्या हो गया, सरफेस टेंशन टी कॉस थीटा हो गया। अगर मेरे को फोर्स निकालना तो मेरे को फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू में क्या लेंथ, मान कितने लेंथ पे लग रहा है आपका ये फोर्स, कितने लेंथ पे लग रहा है। अगर आर रेडियस है तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, ये फोर्स हो गया अपवर्ड। डाउनवर्ड में जो बच्चों फोर्स लगेगा वो लगेगा mg वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ h हाइट लिक्विड। जो h हाइट तक लिक्विड आपका चढ़ा है ना उसके वेट के बराबर लगेगा। तो m इंटू जी, मास क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में जी। ठीक है, ये डेंसिटी क्या है, लिक्विड का डेंसिटी है, किसकी है ये डेंसिटी, किसकी, रो लिक्विड की है। v वॉल्यूम हो गया और g क्या हो गया, तो रो इंटू जी। अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहूं यहां से h हाइट का और रेडियस क्या है इसकी r है, तो सिलेंडर के टाइप का बन जाएगा, तो उसका क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू में h। ये आपका फोर्स इधर लग गया डाउनवर्ड, वो क्या हो गया अपवर्ड हो गया। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम आपका दिस फोर्स इक्वल टू क्या, दिस फोर्स मतलब क्या मैं बोलूंगा, दिस फोर्स आपका कितना है रो इंटू जी, रो इंटू जी पाई आर स्क्वायर इंटू में एच इक्वल टू अपवर्ड फोर्स क्या है बच्चों, टी कॉस थीटा इंटू में क्या 2 पाई आर। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। तो अगर मेरे को h निकालना था तो यहां से h क्या होगा, देखो बच्चों यहां से क्या मिल रहा है 2t cos थीटा पान में, h की वैल्यू क्या मिल गया 2t cos थीटा पान में r रो जी या रो जी r, 2t cos थीटा पान में r रो जी। ठीक है, तो ये आपका हाइट पता चल गया कि इतना हाइट चढ़ेगा, h की वैल्यू होगी आपकी 2t cos थीटा अपॉन में r रो जी या रो जी r। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। आपने क्या किया, जो भी आपका पेरीफेरी था ये वाला सर्कल के फॉर्म में होगा, आपने फोर्स वहां पे देखा, वहां पे फोर्स क्या हो रहा था, सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। तो सरफेस टेंशन वर्टिकल के कंपोनेंट में क्या टी कॉस थीटा रिजल्टेंट है, टी कॉस थीटा सब स्मॉल ऐड होके ये dt मान लो। तो ये क्या हो गया टी कॉस थीटा और कितने लेंथ पे लगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे फोर्स हो गया वर्टिकल में, डाउनवर्ड में क्या होगा वेट ऑफ लिक्विड होगा, लेकिन पूरा लिक्विड नहीं, h हाइट तक, जितने हाइट तक चढ़ा है उतना ही। तो वेट क्या होता है m इंटू जी, मतलब क्या मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। रो जी को एक साथ ले लिया, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू h इक्वल कर दिया, h की वैल्यू क्या हो गया 2t cos थीटा अपॉन में r रो जी। r रो जी क्या है, रेडियस है किसका, कैपिलरी ट्यूब का, इस केस में बराबर है, हालांकि आपका वो r होगा मिनिस्कस का रेडियस होगा। ठीक है, पर इस केस में अभी क्या है ट्यूब के बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मेरा हाइट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अगर रेडियस को मैं फिक्स कर दूं तो कॉस थीटा के। अब तुम लोग हमें बताना कि अगर थीटा का वैल्यू क्या हो 90 से ज्यादा हो, मतलब क्या एक्यूट एंगल हो। ठीक है, सॉरी थीटा का एंगल क्या आपका 90 से कम हो। अगर थीटा की वैल्यू आपकी 90 से कम है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोलो। अगर आप थीटा का वैल्यू 90 से कम लोगे तो थीटा ये जो हाइट आपकी क्या होगी बढ़ जाएगी, कॉस थीटा क्या हो जाएगी बढ़ेगी। अगर थीटा का वैल्यू क्या करोगे 90 से ज्यादा लोगे, मतलब क्या ऑब्ट्यूस एंगल लोगे, तो कॉस 90 से अगर जितनी वैल्यू लेते जाओगे उतनी क्या होगी कॉस थीटा की वैल्यू क्या घटेगी। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगा घटेगा और यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। बात समझ में आई। तो अगर आप एक्यूट एंगल ले रहे हो तो हाइट क्या होगा पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा क्या होगा पॉजिटिव। तो मतलब क्या देखो, अगर थीटा का वैल्यू क्या है 90 है, थीटा का वैल्यू
अगर थीटा का वैल्यू आप क्या करो 90 से कम ले रहे हो तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर कॉस थीटा का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्या हाइट क्या होगी पॉजिटिव, हाइट पॉजिटिव मतलब क्या लेवल क्या होगा राइज करेगा, पहला बात। दूसरी बात थीटा का वैल्यू मैं क्या लूं 90 से ज्यादा ले लूं मतलब क्या ऑब्ट्यूस एंगल ले लूं। ऑब्ट्यूस एंगल थीटा का वैल्यू क्या है 90 से ज्यादा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों निगेटिव आएगा। तो थीटा क्या कॉस थीटा क्या हाइट का प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स क्या हाइट क्या होगी आपकी निगेटिव। हाइट निगेटिव मतलब क्या लेवल क्या होगा आपका डिप्रेस होगा। अब देख रहे हो ना तुम्हें कॉन्टैक्ट एंगल का फायदा, अगर कॉन्टैक्ट एंगल पता है कि एक्यूट है ऑब्ट्यूस एंगल है तो आप बता सकते हो किसमें लेवल राइज होगा किसमें लेवल घटेगा। तो थीटा का वैल्यू 90 वाटर केस में क्या होता है एक्यूट होता है तो लेवल क्या होगा हाइट क्या होगा प्लस में हो गया तो लेवल क्या होगा बढ़ गया। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है 90 से कम है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 से कम है ऑब्ट्यूस एंगल है तो किस केस में होता है मरकरी के केस में होता है। तो मरकरी के केस में अगर आपका क्या होता है लेवल आपका घटेगा, मरकरी के केस में आपका क्या होगा लेवल आपका घटेगा। तो यही बच्चों कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल कि आपने एक्सप्रेशन देखा कितना हाइट चढ़ेगा तो एच की वैल्यू क्या हो गया 2t cos थीटा वन में r rho g। तो हमने देखा कि जो हाइट है वो cos थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। एक तो हमने देख लिया अगर थीटा का फिक्स कर दें तो हाइट हमें दिख क्या रहा है एक और 1 में r मतलब इनवर्स रिलेशन है बच्चों। मतलब आप कितना कैपिलरी ट्यूब का रेडियस जितना ही कम करोगे हाइट क्या होगा ज्यादा होगा। अब देखो इसका फैमिली एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं कैपिलरी। हाँ तो हमने देखा गया कि बच्चों यहाँ से जो हाइट है वो cos थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो हमने देखा क्या क्या हो सकता है, यहाँ से हाइट क्या है आपका रेडियस से क्या है आपका r का क्या रेडियस क्या कैपिलरी ट्यूब का क्या रेडियस उसके क्या इनवर्स रिलेशन है। तो आप रेडियस को जितना घटाओगे कैपिलरी ट्यूब के आपका हाइट क्या होगा बहुत ज्यादा होगा। जितना कम करोगे मतलब अगर आपकी लगभग 0 के बराबर हो जाएगी मतलब बहुत कम तो हाइट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट के बराबर मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल ये देखो कि अगर ये आपका पेड़ है ट्री आपका, तो अगर ट्री का जो टॉप का आपका जो लीव है पत्ती वो भी हरी रहती क्यों होती है ऑफकोर्स उसे क्या मिल रहा है वाटर मिल रहा है। और सोचो कि कितना ये नीचे है मतलब ये टॉप के लिए और कुछ भी आपका ऐसा कुछ पंप वगैरह प्रोवाइड नहीं हो रहा है कि यहाँ से पंप आपको क्या करे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके यहाँ पे आपको वाटर फ्लो करे, लेकिन फिर भी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो जड़ें होती है उसमें तो उसकी जड़ों में कुछ इतनी पतली पतली होती हैं कि उसकी रेडियस बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। अब रेडियस कम है तो क्या हो जाएगा उसमें हाइट जो वाटर है बहुत ऊंचाई तक चढ़ सकता है। इसलिए क्या होता है कि जो ट्री का टॉप का लेयर का भी टॉप पे जो भी आपका लीव है वो भी हरी रहता है मतलब वहां पे भी लिक्विड पहुंच जाता है। रीजन क्या उसका रेडियस बहुत ही कम है तो हाइट क्या होगा ज्यादा चढ़ेगा, ठीक है ना। लेवल ऑफ राइज ऑफ लिक्विड क्या होगा ज्यादा होगा। तो ये बात होगी बच्चों कैपिलरी राइज और कैपिलरी ट्यूब की। हाँ तो चलो बच्चों अब पढ़ते हैं हम लोग स्टोक लॉ। स्टोक्स एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक लॉ दिया जिसे बोलते हैं स्टोक्स लॉ। चलो देखते हैं वो लॉ बेसिकली कहता क्या है। वो लॉ बेसिकली कहता क्या कहता है ये है वो लॉ ये कहता है कि अगर आपका कोई सिमेट्रिकल बॉडी है लाइक ए स्फीयर, क्या सिमेट्रिकल बॉडी लाइक ए स्फीयर, तो अगर आप उसे फ्लूइड अगर आप किसी फ्लूइड में डालते हो किसी लिक्विड में डालते हो तो अगर वो मोशन में आती है उसकी मोशन की वजह से एक फोर्स लगता है जिसका उन्होंने वैल्यू दिया था F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV। क्लियर है, ये स्टोक लॉ है। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई सिमेट्रिकल बॉडी लाइक स्फीयर, मैंने एक स्फीयर लिया मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मैंने एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस क्या है r है और इसकी जो डेंसिटी है बच्चों इसकी जो डेंसिटी है वो क्या आपका रो है। और मैंने एक लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बच्चों वो है तुम्हारा सिग्मा। क्या है सिग्मा।
ये मैंने एक सिमेट्रिकल बॉडी, स्फेरिकल टाइप का एक सिमेट्रिकल बॉडी लिया जिसका रेडियस r है और डेंसिटी रो है, और एक मैंने लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी सिग्मा है। इस लिक्विड का डेप्थ बहुत ज्यादा है, और मैंने क्या किया, उस जो मेरा स्फेयर था, जो मेरा बॉडी था, मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। जैसे मैं डिप किया तो तुम लोग बताओ हमें कि अगर तुमने डिप किया तो इसके पास एक्सेलरेशन क्या है, बताओ कोई। ऑफ कोर्स इसके पास एक्सेलरेशन मेरे को पता करना, तो इसके पास फोर्स क्या है, mg। अगर इसके पास फोर्स mg है तो mg अपॉन में m क्या हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है इसके पास, g है। यानी कि जब आपने डिप किया, जब आपने सोचो जब यहाँ पे छोड़ा तो वेलोसिटी तो जीरो थी, इनिशियल क्या है, वेलोसिटी जीरो है, और जैसे छोड़ा तो आपने उसके पास g एक्सेलरेशन आ गया, तो अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी क्या हो, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे कहीं अब आके नीचे क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखो इस ऑब्जर्वेशन को समझते हैं, तो उन्होंने जो लॉ दिया कि अगर मतलब बेसिकली क्या है कि ये वेलोसिटी आ गई ना इसके पास, और ये लॉ यही बोलता है कि अगर किसी फ्लूइड बॉडी के पास वेलोसिटी आ जा रहा है ड्यूरिंग द इन लिक्विड, है ना, लिक्विड के अंदर अगर उसके पास वेलोसिटी आ रही है, मोशन में आ जा रहा है, तो फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी F = 6 पाई eta RV। अब बात आती है कि क्या क्या टर्म है, ये जो बच्चों R है उसमें रेडियस है, V जो है वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, V जो है वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, और ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। बच्चों तुम्हें याद होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में मैंने ईटा को म्यू से रिप्रेजेंट किया था, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, सेम ही चीज है, पर यहाँ पे ईटा ले लिए, ठीक है ना, हर जगह लिखा हुआ था तो ईटा ले लिए, म्यू भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो जरा समझो, तो हमें पता चलेगा कि इस मोशन की वजह से जो फोर्स आ रहा है 6 पाई eta RV, ईटा कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, यानी कि जो मेरा फोर्स है, ये जो मेरा फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल है, v के, वेलोसिटी के। मेरा फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। अगर मेरा वेलोसिटी जितना ही ज्यादा होगा, फोर्स मेरा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अगर मेरी वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स क्या होगा, जीरो। तो इनिशियली जब आप रखते हो, आप जब इसे रखते हो, मतलब इनिशियली आप जैसे डिप करते हो, वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो वहां पे स्टोक्स लॉ ने ये फोर्स बताया था, ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं इसे, तो ये फोर्स नहीं आएगा। इट्स लाइक क्या, एक लाइक फ्रिक्शन की तरफ फोर्स है ना, वेलोसिटी का अपोज करने का रहा है ना, वेलोसिटी है तो फोर्स आ रहा है, वेलोसिटी जीरो तो फोर्स नहीं है, समझ में रही। तो इनिशियली क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, तो फोर्स क्या है, जीरो है। अब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन मेरे पास g है, तो इस g के वजह से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी नीचे की तरफ, मेरा फोर्स जो है बढ़ता जाएगा, मेरा फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और मेरा फोर्स बढ़ता जाएगा, और ये मेरा mg है। तो कहीं बीच में एक कंडीशन मैंने माना, कहीं बीच में एक कंडीशन माना, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी जो है, मान लो कि mg आपका क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे इस वाले केस में आपका क्या है, mg क्या है, ज्यादा है, फोर्स क्या है, कम है। लेकिन नीचे जाने पे वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो यानी कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक कंडीशन आपको ऐसा आएगा कि ये जो mg है वो किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के। ये कंडीशन एक ऐसा आ जाएगा कि mg जो है किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के। बात फिर से समझो, बस विशेष समझो, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इस बात ध्यान समझना। उन्होंने क्या बताया कि वेलोसिटी को ऐसे फोर्स आएगा जो फ्रिक्शन फोर्स की तरह बिहेव करेगा, और जिसके वैल्यू होगी 6 पाई eta RV, r रेडियस है, eta कोफिशिएंट ऑफ क्या है, विस्कोसिटी है। तो ये तो पूरा टर्म मेरा क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि मेरा जो फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। अगर मेरा वेलोसिटी ज्यादा होगा तो फोर्स मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मेरा वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स क्या होगा, मेरा जीरो होगा। इनिशियली जब आप रख रहे हो रेस्ट में, रेस्ट से छोड़ते हो, वेलोसिटी क्या जीरो है, तो फोर्स तो आपका होगा नहीं। नीचे जाने पे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्यों बढ़ती जाएगी भाई, क्योंकि mg लग रहा है, और mg का वजह मतलब क्या, एक्सेलरेशन के पास क्या है, g है, तो फोर्स आपका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो मैं एक तो यहाँ पे लिया, एक बीच का कंडीशन ले रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में फोर्स क्या बढ़ता जा रहा है। तो अभी ये इस कंडीशन में क्या है, ये जो फोर्स की वैल्यू है mg से क्या है, छोटी है, तो यानी कि mg इज ग्रेटर देन f है। लेकिन एक कंडीशन, अब तो ये फोर्स बढ़ता जा रहा है ना, जरा सोचो, पहले mg है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, पहले mg है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, वेलोसिटी बढ़ता जा रही है, मतलब फोर्स क्या है, बढ़ता जा रहा है, mg तो कांस्टेंट है। तो एक तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी ना जहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, जहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में जरा सोचो क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा और फिगर बनाता हूं, तब समझ में आएगा।
देखो पहले इनिशियल क्या है, mg है, ऊपर की तरफ आपका फोर्स क्या था, 0 है, क्यों, वेलोसिटी 0। आप जैसे थोड़ा सा नीचे आए mg तो लग ही रहा था, अब फोर्स लगेगा क्योंकि वेलोसिटी क्या है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन फोर्स क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अभी जो है ये फोर्स mg के बराबर नहीं हुआ है, mg के बराबर ये फोर्स नहीं हुआ है, mg के बराबर अगर ये फोर्स नहीं हुआ है तो फिर भी अभी एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ, नेट फोर्स क्या है, mg नीचे है, फिर भी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो mg है वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के। ये फोर्स बढ़ता जा रहा है, शुरुआत में क्या है, छोटी, धीरे, वो तो वेलोसिटी नीचे जाने पे क्या हो रही, बढ़ती जा रही है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि ये जो फोर्स है mg के बराबर हो जाएगा, ये जो फोर्स है किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। अब जरा सोचो क्या हो जाएगा, अगर ये फोर्स अगर ये फोर्स mg के बराबर हो जाएगा तो आपका नेट एक्सीलरेशन क्या हो गया बच्चों, 0। नेट एक्सीलरेशन 0 का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं vt से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, vt से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, vt से। v से वेलोसिटी, t से क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है। तो अगर कोई पूछे टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, तुमने क्या देखा, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, मतलब एक ऐसी कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों कांस्टेंट हुई, क्योंकि ये जो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। नेट फोर्स 0 बोले तो मतलब क्या है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू क्या, डाउनवर्ड फोर्स। अब बात आती है कि इस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कैसे पता करें। तो इस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है बहुत ही आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। इस टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। अब देखो अब तुम्हारे पास क्या है, एक mg और एक फोर्स कौन सा, F है। अगर हम लोग अगर हम लोग क्या करें, बायोंसी फोर्स को भी कंसीडर करें। भाई इसके पहले तुमने ये भी देखा है ना, ये तो वेलोसिटी की वजह से है। अगर वेलोसिटी 0 है तो ये फोर्स आएगा नहीं, क्योंकि इस फोर्स के फॉर्मूले में क्या टर्म है, वी वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो जाए। लेकिन अगर हम ये सारी जितनी बातें बताएं, मतलब एक बायोंसी फोर्स को कंसिडर करके ना बताएं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर टर्मिनल वेलोसिटी अगर निकालना हो तो यहाँ अपवर्ड में तो बायोंसी फोर्स भी लगेगी ना। बायोंसी फोर्स का तो कंडीशन कुछ नहीं है, वेलोसिटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसको तब लगता है जब किसी बॉडी को आप लिक्विड के अंदर डालते हो, वो चाहे स्विम करे चाहे आपका सबमर्ज है, वो लगना ही लगता है। तो हमें ये पता चल गया कि टर्मिनल वेलोसिटी केस में जब भी पता करना होगा तो नेट फोर्स क्या होगा, मेरा 0 होगा। बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। अब जितना ही फोर्स तुम्हें लगा लो, तो हमें पता है कि एक तो फोर्स mg लग रहा है और एक फोर्स F लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, 6 पाई ईटा r vt। vt मतलब क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। और एक फोर्स और लग रहा है, बायोंसी फोर्स। तो मेरा नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, 0 होगा ना। नेट फोर्स क्या है मेरा, 0। यानी अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू क्या, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स में क्या है, 6 पाई 8, हाँ अपवर्ड फोर्स में क्या है, बायोंसी फोर्स प्लस F इक्वल्स टू क्या, m इंटू जी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि F इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू जी माइनस एफ बी। अब मेरा F क्या है, 6 पाई, F मेरा क्या है, 6 पाई ईटा r vt। बच्चों mg की बात हो रही है, mg क्या होगा मेरा, मास तो दिया नहीं है, किसका मास है, बॉडी का। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये मेरा क्या हो गया, मास हो गया। बायोंसी फोर्स की बात करें तो बायोंसी फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, याद करो मैंने बताया था। बायोंसी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा इंटू जी, और इनसाइड वॉल्यूम होता था, वी कट मैं बोलता था, ऐसे बोलता था, वी कट होता था इनसाइड वॉल्यूम। इनसाइड वॉल्यूम क्या है भाई, पूरा वॉल्यूम तो अंदर ही है। इनसाइड वॉल्यूम मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पे सिग्मा इंटू जी इंटू वी, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से मेरे को मिलेगा 6 पाई ईटा आर वी टी। मैं रो माइनस सिग्मा कॉमन ले लिया, ऐसे कर लिया, रो माइनस सिग्मा इंटू जी इंटू वी। वी को मैं बच्चों लिख सकता हूं कि 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि मैंने सॉलिड स्फीयर लिया था जिसका रेडियस आर है। तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई
आर क्यूब, वैल्यू पुट करो यहाँ पे v का, तो मेरे को मिलेगा 6 पाई ईटा आर वी टी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, रो माइनस सिग्मा इंटू जी, वॉल्यूम मेरा कितना है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, इतना हो गया। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कटेगा तो यहां बच जाएगा क्या, आर का स्क्वायर हो जाएगा, कट गया। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है मेरा, तो मेरे को मिल गया 6 ईटा वी टी, इधर हो गया उधर हो गया, रो माइनस सिग्मा इंटू जी और 4/3 आर का स्क्वायर। अच्छा 2 3 6, 2 दूनी 4, हमें क्या चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी, चलो निकालो। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, ये जो 3 ईटा क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये टर्म देख लो इधर, तो रो माइनस सिग्मा इंटू जी इंटू, अच्छा एक काम करो 2 हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा, तो सीधे लिख देता हूँ, ज़्यादा क्यों स्टेप बढ़ाएं। तो 2/9 रो माइनस सिग्मा इंटू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में ईटा। क्लियर है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वी टी इक्वल टू 2/9 ईटा इक्वल टू 2/9 ईटा इंटू में रो माइनस सिग्मा इंटू जी इंटू आर के स्क्वायर। रो जो है डेंसिटी ऑफ बॉडी है, सिग्मा का डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, आर जो रेडियस ऑफ क्या है बॉडी है, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है जी, आपको टर्मिनल वेलोसिटी में करना है क्या है, नेट फोर्स क्या करना है, कांस्टेंट करना है। मैंने बायोंसी फोर्स करके निकाला है, अगर बायोंसी फोर्स न करके निकालना हो तो आप ये वाला वैल्यू क्या करना, 0 कर देना। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, नेट फोर्स 0 करना है, दैट्स इट। ये 6 पाई ईटा आर भी क्या है, मतलब एक फ्रिक्शन की तरह ही तो है ना भाई, फ्रिक्शन वेलोसिटी आ रहा है तो उसी का अपोज करने के लिए तो आ रही है ना ये फोर्स। वेलोसिटी नीचे बढ़ रहा है तो फोर्स क्या रहा है, उसके अपोजिट लग रहा है, ताकि हम वेलोसिटी क्या कर सकें, 0 कर सकें। तो इट्स लाइक ए फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा हाँ, तो ये बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स क्या करें, स्टार्ट करें। यही सोच के आया था थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, पर अभी तो एनर्जी नहीं है क्योंकि हम लोग को रमज़ान चल रहा है और मैं भी फास्ट हूँ, और शाम में 5:30 पे क्या कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। देखते हैं, आज तो मुश्किल ही है, कल करेंगे, मैं भी हो सकता हूँ।